नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि विपक्ष से कौन चेहरा होगा, कौन नरेंद्र मोदी के सामने टिक सकता है और कौन नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा? अभी तक तो विपक्ष इस मामले में चुप है, लेकिन आपको हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है कि किसे विपक्ष का चेहरा बनाया जा सकता है और अंदर की बातें बाहर आनी शुरू भी हो गई हैं। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका उत्तर मिल जाएगा और एक ऐसे नेता को चुना गया है जो कि देश में दलित आइकॉन बनकर के उभरा हुआ है और 50 साल से ज़्यादा राजनीति का अनुभव है और दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक में उसकी पैठ है। उसे हर लोग बच्चा बच्चा जानते हैं। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो साथियों, नेहरू खानदान से या यूं कहें कि गांधी नेहरू परिवार से आरोप लगाया जाता है कि हमेशा प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री बनेगा, इस बार क्या इसके पहले भी मनमोहन सिंह नेहरू खानदान से नहीं थे, नरसिंहा राव नेहरू खानदान से नहीं थे, और भी ऐसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कि नेहरू खानदान से नहीं थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि आज दलित आइकॉन बनकर के उभरे हैं और जिन्होंने हिमाचल और कर्नाटक की भारी जीत दिलाई है, बाकी 3-4 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी खड़गे लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में, जितवाने में। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जाएगा, एक चेहरा पेश किया जाएगा विपक्ष की ओर से। अभी विपक्ष से चर्चा करनी है, उसके बाद ही फाइनल होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस रूप में और कब घोषणा होती है इनकी प्रधानमंत्री पद के लिए, अगले प्रधानमंत्री पद के लिए। दलित समाज से अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। बाबू जगजीवन राम कुछ समय तक जरूर उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन आपसी झगड़े कलह में उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया था। इस देश में अगर राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी बैठ सकता है, राष्ट्रपति के पद पर दलित बैठ सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री के पद पर दलित नहीं बैठ सकता है? और एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, एक संयोग होगा कि राष्ट्रपति आदिवासी द्रौपदी मुर्मू होंगी क्या हैं, और कुछ ही महीनों में 2024 में दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगी। दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि जनजातीय हैं, बहुत अच्छा संदेश जाएगा देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका संदेश अच्छा जाएगा। और एक चीज़ है, अगर प्रधानमंत्री पद पर भी अगर दलित बैठ जाता है तो सबसे बड़ी विडंबना होगी मनुवादियों के लिए, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनकी मनसा धरी की धरी रह जाएगी। जो इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि दलित और आदिवासी अगर शीर्ष पदों पर बैठे रहेंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है और इस देश की साझा संस्कृति को नहीं नष्ट की जा सकती है और इस देश के संविधान को नहीं नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आज अभी की तत्काल जो स्थिति है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए उतावलापन। बाहर के देशों में भी इस तरह का सिविल कोड लागू किया गया था। फ्रांस में
60 सालों तक इस पर चर्चा चली है, उसके बाद लागू किया गया। लेकिन अपने यहाँ विधि आयोग ने घोषणा किया है कि 1 महीने तक इस पर चर्चा होगी और वो 1 महीने 13 जुलाई को पूरा हो जाएगा। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कितना कामयाब होती है, कितना नाकामयाब होती है, यह तो समय बताएगा। लेकिन इससे मुसलमानों के पर कतरे जाएंगे, दलितों आदिवासियों के पर कतरे जाएंगे और विभिन्न धर्मावलंबियों की जो साझा संस्कृति है उसके खिलाफ भी इस संहिता में या इस यूसीसी में प्रावधान है। सबसे बड़ी बात तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसीज का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, सबको एक समान बनाया जाएगा। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, विधेयक जो लोकसभा में पेश होने वाला है वो कानून बन जाता है, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और मुसलमानों के तमाम जो ऐसे रूल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमानों को जो 3-3 शादियां या 4-4 शादियां करने का अधिकार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। शादियों की बात तक ही नहीं है, बल्कि धार्मिक मामलों में भी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड दखल करेगा और एक समान पूजा पद्धति को भी लागू करने की बात कही जा रही है। एक समान पूजा पद्धति होगी तो कौन से धर्म को अपनाया जाएगा? हिंदू धर्म को अपनाया जाएगा, ईसाई धर्म को अपनाया जाएगा, या फिर इस्लाम धर्म को या बौद्ध धर्म को? कौन से धर्म को? और किसी एक खास धर्म को अपना करके पूरे भारत पर लागू किया जाएगा तो क्या ये अन्य धर्मावलंबियों के लिए के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन इस तरफ देश और का ध्यान तो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं, आरएसएस जो अपना एजेंडा पहले ही जाहिर कर चुका है, वो इस यूसीसी से कामयाब हो जाएगा। तो जाहिर है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और विडंबना है कि उसका जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं, अगर शिवसेना समर्थन करे तो बात मानी जा सकती है कि अरसे तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन बाकी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो अगर समर्थन कर रही हैं तो इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा और दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है, वह 1-2 दिन में बैठक होने वाली है, बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अब उस बैठक में क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, वो तो 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से समर्थन में उतर आया है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से समर्थन में उतर आई है, इसी तरह और कई पार्टियां, मायावती हैं तो वो तो पहले से ही समर्थन देने के लिए बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में शामिल हैं, वो तो समर्थन करेंगी ही। तो बाकी पार्टियां जो धर्मनिरपेक्ष हैं वो क्या समर्थन कर रही हैं, यह समझने से ज़रूरत है। तो साथियों, अगला राष्ट्रपति, अगला प्रधानमंत्री अगर दलित समाज से आता है तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। गांधी परिवार से नहीं होगा, नेहरू गांधी परिवार से नहीं होगा। और जिस बात की आशंका व्यक्त की जाती रही है कि नेहरू गांधी परिवार से सोनिया गांधी को बनाया जाएगा या राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी के बारे में जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की योग्यता ही समाप्त कर दी है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव जितवा जरूर सकते हैं लेकिन चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और अगर चुनाव जितवा सकते हैं तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव जीतेंगे ही नहीं तो कैसे प्रधानमंत्री बने। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व रखती है,
बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें से प्रधानमंत्री का चुनाव कर पाना मुश्किल काम है। हालांकि उम्मीद में सब बैठे होंगे, शरद पवार भी चाहेंगे कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ज़्यादा सीटें लेकर के अगर अखिलेश यादव आते हैं तो यह भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। नीतीश यादव पहले से ही संगठन को मजबूत कर रहे हैं, विपक्षी एकता के पैरोकार हैं और उनकी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में दीदी ममता दीदी भी जब बंगाल का चुनाव जीती थी तो बहुत ताकत लगाई थी विपक्ष के एकीकरण के लिए, और वो भी शब्दों से तो नहीं व्यक्त की लेकिन भावनाओं से, भंगिमाओं से ज़रूर व्यक्त हो रहा था कि प्रधानमंत्री बनना चाहती है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा सीटें लाएगी, और दूसरी पार्टियां हैं वो भी सीटें लाएंगी लेकिन इतना नहीं लाएंगे कि उसमें से प्रधानमंत्री किसी को चुना जाए। तो संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, कि दलित आइकॉन के रूप में उभारा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उत्तर प्रदेश में जो जनाधार खोया हुआ है कांग्रेस का उसे फिर से पाने के लिए पूरी युगत की जाएगी। और उम्मीद तो ये भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाएगा। वो रायबरेली भी हो सकता है, अमेठी भी हो सकता है, या कहीं और से भी उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार से भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भी लड़ेंगे, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। और राहुल गांधी बहुत पहले ही व्यक्त कर चुके हैं कि दलितों का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, ओबीसीज का अधिकार मिलना चाहिए, और उन्होंने यह भी जाहिर कर दिया है कि ओबीसी का जनजातीय जनसंख्या, ओबीसी की जनसंख्या की गणना 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो करवाई गई थी। सोशियो इकोनॉमी पद्धति से जनगणना हुई थी, लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री ने हजम कर लिया। पता नहीं कहाँ किस रसातल में डाल दिया कि उसका पता ही नहीं चला, रिपोर्ट को प्रकाशित ही नहीं किया गया। वरना आज ओबीसी को उसकी असली जनसंख्या के बारे में पता होता। जाहिर है कि जो 52% आबादी उसकी अभी है, इससे कहीं ज़्यादा आबादी जनगणना से सामने आई होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने छिपा लिया। तो जनजातीय गणना, ओबीसी जनगणना की बात भी राहुल गांधी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ओबीसी जनगणना के लिए सिरे से इनकार कर चुके हैं। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, पसमानदा मुसलमानों का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो वोट खिसक करके कांग्रेस के पाले में आने वाला है या अखिलेश के पाले में आने वाला है। और आप कहेंगे कि 2014 में और 2019 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 थी, 0 थी, तो कैसे एकाएक उसे इतनी सीट मिल जाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में थी 2014 में भी और 2019 में भी, लेकिन 2014 और 2019 की कांग्रेस आज नहीं रह गई है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा किया है तब से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, और उसकी वजह से उन्होंने हिमाचल भी जीता। जिस समय की यात्रा चल रही थी उस समय उन्होंने हिमाचल जीता, और यात्रा खत्म होने के बाद उन्होंने कर्नाटक को भी जीता और भारी मतों से जीता। अच्छी तरह से पटकनी दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। आरएसएस उसी समय से बौखलाई हुई है, और आरएसएस खुद मान करके चल रही है कि मोदी मैजिक खत्म, मोदी जी के अंदर जो आकर्षण था वो खत्म, अब मोदी चुनाव को नहीं जिता सकते हैं। यहाँ तक कि मोदी का विकल्प भी खोजा जा रहा है।
आरएसएस बहुत पसोपेश में है। आरएसएस मोदी का विकल्प खोज रही है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में पहले जैसे अच्छे संबंध या केमिस्ट्री नहीं है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट गई है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ये इस बात सिर्फ ऑर्गेनाइजर जो कि आरएसएस का अखबार है वही नहीं कह रहा, बल्कि तमाम सर्वे निकल करके आ रहे हैं और सारे सर्वे चीख चीख करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वोट प्रतिशत और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और नरेंद्र मोदी की घटी है। और जितने राज्यों के चुनाव आने वाले हैं कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त में नहीं है। कांग्रेस में राजस्थान में जरूर बराबरी पर बताया जा रहा है, लेकिन ये सर्वे भी गोदी मीडिया के हैं या आरएसएस समर्थित संगठनों के एजेंसियों के सर्वे एजेंसियों के हैं। तो जाहिर है कि इसका फ़ायदा कुछ आरएसएस को तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसकी जो भी संस्थाएं हैं सर्वे एजेंसियां, अगर राजस्थान में बराबरी का भी है तो भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वहाँ पर हार खानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी जब प्रचार करने जाएंगे और जो खिलाड़ी प्रचार करने के पक्ष में हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार और यौन शोषण हुआ है और महीनों तक वो आंदोलनरत रहे हैं, आज वे अदालत की शरण में गए हैं और अदालती ढंग से अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक की बात मानी जाए तो इन खिलाड़ियों को भी राजस्थान में उतारा जाएगा चुनाव प्रचार के लिए, और अगर खिलाड़ी और किसान राजस्थान में पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो मामला एक तरफा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होगी। साथियों, दलित प्रधानमंत्री के रूप में जब जब नाम आता है तो मायावती का नाम आता था पहले, और मायावती खुद मांग करती थी कि मैं महिला भी हूँ, दलित भी हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। 2019 में, 2009 में जब जब भी चुनाव हुए हैं तब मांग की हैं, लेकिन उनका जनाधार कितना है, उनका वोट प्रतिशत कितना है, जो दलित समाज उन्हें वोट देता था उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट हो गई है। लगभग 22% वोट इन्हें मिला करते थे सभी चुनाव में, और पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10% वोट घट गया है। इस तरह से मायावती का सारा वोट, दलित वोट, अभी तो 10 ही घटा है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होगा तो जो बाकी 12% है वो भी घट जाएगा, क्योंकि दलित आइकान के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे उभर रहे हैं और दलित समाज सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का दलित समाज एक तरफा वोट देगा कांग्रेस को। पूरा मुस्लिम समाज एक तरफा वोट देगा जो कि लगभग 15 से 20% है, और दलित 22% है। इनका सारा वोट कांग्रेस को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों में क्या संबंध है, सांप और लाठी का संबंध है, उसे आप जानते ही हैं, उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20% वोट एक तरफा कांग्रेस को, 22% में कुछ मान लीजिए मायावती खींच लेती हैं अपने आकर्षण से, अपने जादुई प्रभाव से, क्योंकि अंधभक्त होते हैं मतदाता भी। तो 22 में से अगर 15% भी कांग्रेस को वोट आ जाएंगे तब भी बहुत वोट होते हैं। ओबीसी के वोट मिलने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी जो बड़ी मांग है कि उनकी जनगणना कराई जाए उसको कांग्रेस ने मान लिया है, और माना ही नहीं है बल्कि कराया भी है। अगर सत्ता में आकर के 2024 में 2011 की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा तो अलग से जाति जनगणना कराने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अभी तो नरेंद्र मोदी उस रिपोर्ट पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और आरएसएस के डर से उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। जो 52% माना जाता है कि ओबीसी हैं, ये 1930 की जनगणना है, अंग्रेजों ने कराई थी। उस समय की जो गणना हुई थी उसके आधार पर ओबीसी 52% है। लेकिन आज
इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी हुई है। जब सब जातियों का विकास हो रहा है, सब जातियों की संख्या बढ़ रही है, तो ओबीसी की भी जरूर संख्या बढ़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 चला रही है यूपी में, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएंगे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के अध्यक्ष और एक दलित आइकॉन के रूप में पूरे भारत पर अपनी छाप छोड़ने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 50 साल से राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हर चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लगाम लगाने की इनके अंदर कुवत भी है। तो उत्तर प्रदेश को संघ की प्रयोगशाला बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर की वजह से, कृष्ण जन्मभूमि की वजह से, काशी कॉरिडोर की वजह से, इन सब वजहों से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना रखा है, और हिंदुत्व का बढ़ चढ़ करके गुणगान, और राम मंदिर को 1 जनवरी से खोलना, उद्घाटन होना और उसके बाद राममय करना पूरे उत्तर प्रदेश को, यह काम रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इन्हें पता चल चुका है हिमाचल के चुनाव में कि इनके बजरंग बली, इनके राम और इनके कृष्ण इनके काम नहीं आए हैं। और जब ओबीसी को उसकी जनसंख्या का पता चलेगा, जब ओबीसी को की आंखें खुलेंगी या खुल चुकी हैं, सोशल मीडिया ने इतनी जागरूकता लाई है कि अब ओबीसी समाज में उतने मनुवादी नहीं रह गए हैं जितने कि पहले थी, और जो मनुवादी बचे हुए हैं वो भी अंबेडकरवादी बन रहे हैं या फिर पेरियारवादी बन रहे हैं, फूलेवादी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा अगले चुनाव में लोकसभा के कि अब ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट तो देंगे, लेकिन बहुत कम देंगे। जो अंधभक्त टाइप के हैं वही वोट देंगे। हम ये नहीं खारिज करते हैं कि ओबीसी समाज का बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जितना 2014 और 19 में मिला है उसका आधा भी नहीं मिलेगा, और वो सारा वोट जाएगा कांग्रेस को, अखिलेश को, मायावती को भी नहीं मिलेगा। मायावती जिस तरह से डरी हुई हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, 2-3 कार्यकाल में जितना उन्होंने धन इकट्ठा किया है उसको बचाने के लिए जिस तरह से डरी हुई हैं सीबीआई, ईडी, आईटी से, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत नहीं करती हैं और खुद मनुवादी बन गई हैं, शंकर की पूजा करती हैं, शंकर का त्रिशूल लेकर के चलती हैं और हर हर महादेव के नारे लगाती हैं। अब वो मायावती नहीं रह गई हैं जो कि 80 के दशक या 90 के दशक में थी। अब वो मनुवादी हो गई हैं और बीजेपी आरएसएस की गुलाम हो गई हैं। अब उनके अच्छे दिन जा चुके हैं, बुरे दिन आ चुके हैं। तो मायावती से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह विपक्ष का साथ देंगी, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या पता कि अगर चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद मायावती कांग्रेस के पक्ष में आ जाएं और गठबंधन में शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अभी शामिल होती हैं तो ईडी, सीबीआई, आईटी आकर के उन्हें जेल में भेज देगा। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद कोई सीबीआई, ईडी, आईटी नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में नहीं रहेगा। चुनाव आयोग की संहिता लागू होने के बाद इन चीज़ों का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के लिए भी नहीं कर सकते। और जहां तक उम्मीद है कि अब नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इस बात को आरएसएस भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और जो संकेत निकल करके आ रहे हैं चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, उससे हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, ऐसा आभास हो रहा है। और यही आभास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हुआ तो वो प्रधानमंत्री का विकल्प खोज रहा है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके या मोदी मैजिक चला करके चुनाव जीतती थी, अब वे सारे हथियार फेल हो चुके हैं। और अगर भारत जोड़ो यात्रा से इतना फ़ायदा राहुल गांधी को मिला है कि वे एक बड़े नेता के रूप में, चुनाव जिताऊ नेता के रूप में
पॉपुलर हुए हैं और होते जा रहे हैं। अभी मणिपुर के दौरे से भी आपको क्या लगता है, देखिएगा जब लोकसभा चुनाव होगा कि मणिपुर की सारी सीटें, मणिपुर क्या पूरे पूर्वोत्तर की सारी सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने जो मणिपुर में स्थिति उत्पन्न की है, उससे वहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है और लाशों का ढेर लगा हुआ है। तो पूर्वोत्तर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी से आघा चुकी है और अब वो भी मन बनाएगी कांग्रेस को फिर से समर्थन देने के लिए। तो कांग्रेस की खोई हुई जमीन मिलने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 तो हो चुका है और बारिश के बाद पार्ट 2 की भी शुरुआत होने जा रही है। जिस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी एक कद्दावर नेता बने हैं, उसी भारत जोड़ो यात्रा को पश्चिम से पूरब तक, गुजरात से नागालैंड तक, या यूं कहें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फिर से नापने जा रहे हैं पूरे भारत को राहुल गांधी। इसके भी संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुल करके इस बात को कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई हथियार, ज़्यादा सक्रिय हथियार नहीं है कांग्रेस के पास। नफरत को हटाने, मोहब्बत को लाने का पैगाम जो राहुल गांधी ने शुरू किया है, उससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, सर्वे तमाम कह रहे हैं। और तब आप जनता के बीच में जाइए और चर्चा कीजिए तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादातर जनता राहुल गांधी को चाहती है, लेकिन जनता को इतना नहीं पता है कि राहुल गांधी के पर कतर दिए गए हैं, वे चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। और एक बात बता दें, राहुल गांधी इस समय जेल में होते। जिस तरह से व्यूह रचना किया था नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने, अब तक जेल में होते। सिर्फ इन्हें अयोग्य ठहराया गया, संसद की सदस्यता से महरूम किया गया और सरकारी बंगले को छीन लिया गया है, लेकिन जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि जिस दिन जेल भेज देंगे उस दिन, और जब राहुल गांधी जेल से निकल करके आएंगे तो वो नरेंद्र मोदी के भी बाप हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ा कद उनका हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को जेल नहीं भेज रही। लेकिन जब जेल के बाहर हैं तब भी वो भारतीय जनता पार्टी की अर्थी सजाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में कोई भी नेता आज तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया या किसी भी पार्टी का नहीं गया, और वहाँ डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री वहाँ जाने की बात तो दूर, दिल्ली में बैठ करके भी अपील नहीं कर रहे हैं कि शांति बरती जाए, शांति लाई जाए समाज में, हिंसा से कोई समाधान नहीं है। अगर इस तरह की घोषणा प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करते हुए भी कर दें तो इसका भी असर पड़ सकता है मणिपुर के हादसे पर, मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है इस पर, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी ताल ठोकते हुए गए, उनके अवरोध उत्पन्न किया गया, उनके जाने पर सारे अवरोधों को पार करते हुए गए और वहाँ की जनता से मिले, वहाँ के शरणार्थियों से जो कि शिविर में किस स्थिति में है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, उनके साथ खाना खाया, उनके दुख को बांटा और उसके बाद फिर बाहर आए। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं भी नहीं। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में ही बन गए होते, लेकिन ये लोग त्याग करना जानते हैं देश के हित में। राहुल गांधी से ज़्यादा योग्य राजनीतिक अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे को है और वो दलित समाज से भी हैं। उन्हें प्रधानमंत्री अगर बनाया जाएगा तो इस देश के लिए सौभाग्य होगा और कांग्रेस फिर से वही कांग्रेस हो जाएगी जो नेहरू के ज़माने में थी, जो इंदिरा के ज़माने में थी, और भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस को चले थे भारत मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी 2014 में, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही भारत मुक्त होने जा रही है और इनका हिंदू राष्ट्र का सपना तो कभी नहीं पूरा होने वाला है। चाहे भले ही 100 साल पूरे हो जाए आरएसएस के 1925 में, 1925 से लेकर के
2025 तक चाहे भले ही 100 साल पूरे हो जाएं, इनका हिंदू राष्ट्र का सपना नहीं होने साकार होने वाला है। 2025 का 3025 में भी इनका सपना साकार नहीं होने वाला है, क्योंकि देश विरोधी मांग है हिंदू राष्ट्र की, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मांग है हिंदू राष्ट्र की। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का नक्शा धर्मनिरपेक्षता की दिशा में, विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ ओबीसी, एससी, एसटी तक दूर दूर तक पहुंच सके। खास करके दलित समाज को एकजुट होने के लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देने के लिए, उन्हें ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।